हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 65 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूसली मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए करवा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पर डे घटना चक्र तथा बिहार स्पेशल का भी ऑल टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रोवाइड की थी, तो आप उसका आंसर नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि अक्रियावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरन कश्यप। नेक्स्ट है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। फोर्थ नंबर था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 यानी 1951 ईस्वी में। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटयों के रूप में यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किए जाते हैं बैटरी में। नेक्स्ट, यहाँ पर से हम लोग तरंग गति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में आयनोस्फेयर भी कहते हैं, उससे। अगर आयन मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी सतह से अप्रॉक्स 80 to 640 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, आयनोस्फेयर द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी आयन मंडल। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 to 750 nm के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ की अगर बात करें कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे, यानी साउंड वेव की अगर बात करें तो शून्य में संचरण नहीं करेगी। इसके अलावा प्रकाश, ऊष्मा तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये शून्य में भी संचरण कर सकती हैं। नेक्स्ट सेवेंथ है कि दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रप्स इज नोन एज वेवलेंथ। नेक्स्ट 8 नंबर है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें को। नेक्स्ट, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कितनी होती है? तो 10⁻⁻7 m। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अवरक्त तरंग। नेक्स्ट, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग होता है? तो एक्स किरण। नेक्स्ट, सिटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरणों का यूज किया जाता है? तो एक्स किरण। देखिए, पेट की मतलब जो प्रॉब्लम होती है आंत की, इंटेस्टाइन की, या फिर सिटी स्कैन जो होता है उसके लिए एक्स किरणों का यूज करते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट 14th है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात यानी वैक्यूम में। वैक्यूम की अगर बात करें यानी निर्वात में, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वायु यानी एयर, लिक्विड और मेटल। तो चलिए 15th है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर किस मीडियम में यानी किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो आयरन में यानी लोहा में। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को
इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है एट लीस्ट यानी कम से कम 16.5 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो अभी जस्ट हुआ है 16.5 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग कितना है, तो ये अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए 21 है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर की एब्सेंस रहती है, बस इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है अल्ट्रासोनिक साउंड की। अगर अल्ट्रासोनिक साउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि की बात करें तो ये मतलब इतनी तेज रहती है ना फ्रेंड, इतनी तेज गति से मतलब कि साउंड निकलती है कि ये मनुष्य के कानों तक पहुंच नहीं पाती, मनुष्य की कान इसे नहीं सुन पाती हैं। बट कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ एक्सेट्रा, तो ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड को आराम से इजीली कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका मुख्य वजह क्या है, तो वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट 25 है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है जब पराध्वनिक जेट उड़ाया जाता है, क्योंकि उसका जो अगर हम लोग बात करें उसके साउंड की तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बस इसी वजह से ओजोन लेयर में क्षति आ जाती है। नेक्स्ट है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यानी स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट अगर 27 की बात करते हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो अप्रॉक्स 30 डेसिबल। नेक्स्ट 28 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा, 45 डेसिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डेसिबल। नेक्स्ट आगे 29 है कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 85 डेसिबल। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। नेक्स्ट 31 है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद यानी डिफरेंस निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल उसकी क्वालिटी यानी ध्वनि गुणता के आधार पर। तो चलिए 32 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंगें की यानी एक्सरेज की, रेडियो वेव की, ठीक है ना फ्रेंड, एक्सरेज की नहीं, रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगें की। तो आगे बढ़ रहे 33 की तरफ कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगें द्वारा। नेक्स्ट 34 है कि टेलीविजन ग्राही के दुरुस्त नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अवरक्त। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयन मॉडुलम द्वारा, आयाम मॉडुलम द्वारा। नेक्स्ट 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है वो कितने जूल के बराबर होता है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो 3.6 × 10⁶ जूल बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट 37 है कि डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है डायनमो। 38 है कि डायनमो परिवर्तित करता है यानी डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। नेक्स्ट 39 है कि डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। 40 है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा को। 41 है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने
का कार्य कौन करता है, तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो ये डायनमो से जस्ट रिवर्स यानी इन्वर्स की तरह मतलब कि वर्क करता है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है ना। जहाँ पर अगर डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था, वहीं पर विद्युत मोटर जो है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 43 है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि टंगस्टन धातु की खोज टॉरवर्नबर्ग मेन ने कब की थी, तो 1781 1781 में। नेक्स्ट 45 है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट का टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस। ये अगर कोई फिलामेंट जल रहा है तब उसका टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट 46 है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टंगस्टन का। नेक्स्ट 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए उसके आधार सिरे से। आगे बढ़ रहे हैं 48 की तरफ कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व यानी एलिमेंट कौन सा है, तो चांदी। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हम लोग अपने जनरली घर में या फिर कहीं पर भी अप्लायंस जो यूज करते हैं उसमें कॉपर वायर लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है फ्रेंड, आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सेकंड का पोजीशन पर तांबा आ जाता है यानी कॉपर। नेक्स्ट 51 है कि फ्यूज का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट 52 फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति यानी हाई रेसिस्टिविटी और निम्न गलनांक, ये एडवांटेज होती है जो फ्यूज में जनरली जो वायर यूज किया जाता है उसका। नेक्स्ट 53 है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु से बनी होती है ना, उस मेटल यानी उस धातु का गलनांक कम होता है। नेक्स्ट 54 है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है, तो टंगस्टन और सोडियम का बना रहता है हैलोजन लैंप का फिलामेंट। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः ऑप्शन बी यानी समानांतर संबंध है पैरेलल सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट 56 की अगर बात करते हैं कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो ऑप्शन सी 10⁶ ओम। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी जाती है, तो ऑप्शन सी यानी आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर भरी जाती है, नॉर्मल सा जो ट्यूबलाइट होता है उसमें। नेक्स्ट 58 है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैसें भरी जाती है, तो मरकरी और नियोन भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। नेक्स्ट 59 है कि एक बिजली के बल्ब की कंपेयर में फ्लोरोसेंट ट्यूब को ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है ना वो बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्सन अधिक मात्रा अधिक क्वांटिटी में करती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्यूबलाइट। नेक्स्ट 60 है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, तंतु को गर्म करके, फिलामेंट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं गर्म करते हैं तो उसी की वजह से श्वेत प्रकाश नली में पैदा होती है। नेक्स्ट 61 है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, तो आर्गन। 62 ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट 63 है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचरण के लिए तथा इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए इसमें प्रत्यावर्ती धारा का यूज होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। तो चलिए 65 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, ऑप्शन नंबर ए भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। नेक्स्ट 66 है कि अति चालक का लक्षण है, ऑप्शन नंबर सी शून्य परागम्यता। 67 नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, ऑप्शन डी 0। 69
परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण यानी अनंत। अगर इन्फिनाइट यहाँ पर हो रहा है तो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, तो सेमी कंडक्टर में परम शून्य टेम्परेचर पर जो विद्युत प्रतिरोध रहता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वो इन्फिनाइट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट 70 है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। जर्मेनियम का यूज हम लोग सेमी कंडक्टर की तरफ हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं। नेक्स्ट 71 है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो प्रस्फुरन गणक से, ठीक है ना, प्रस्फुरन गणक से। तो चलिए 73 की बात हम लोग करते हैं फ्रेंड कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरे में। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नाभिकीय संयोजन की वजह से। नेक्स्ट 76 है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट, एक आर्टिफिशियल उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 77 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सौर शेलें। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एक आणविक भट्टी है परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या डिफरेंस है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यही डिफरेंस है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। नेक्स्ट 80 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि कोबाल्ट 60 जनरली विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें, ठीक है ना, जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती है तो उसमें से गामा किरणें जो होती है ना वो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट 81 है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। नेक्स्ट, अगर 84 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम। हीलियम की अगर बात करते हैं तो हीलियम इज नॉट ए फ्यूल, इट इज ए गैस, बट यूरेनियम, रेडियम एंड थोरियम ये सब फ्यूल यानी ईंधन है। नेक्स्ट 85 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट 86, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट 87 है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर डिपेंड है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ना वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि एस्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रीटियम ये सब रेडियो एक्टिव हैं। नेक्स्ट 89 की अगर बात करें कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों प्रकार की किरणें रिलीज करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट 92 की अगर बात हम लोग करें फ्रेंड, 91 का 92 है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये भारत में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि ध्रुव पूर्णिमा और साइरस में क्या रिलेशन है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं ये तीनों, ध्रुव पूर्णिमा और साइरस। नेक्स्ट है कि कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, और कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट 96 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र
4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो ये नरौरा परमाणु संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में है ना, वो भूकंपीय पेटी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 98 है कि कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम। नेक्स्ट, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए उस शीतलक का नाम क्या है? तो शीतलक का नाम है द्रवित सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 100 की तरफ बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? यानी अगर D2 हैवी वाटर की अगर बात करें ना, तो उसका काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, डिक्रीज करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।